जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। गर्मियों का मौसम अभी शुरू ही हुआ था। उस रोज कुछ ज्यादा ही गर्मी थी। मैं शोरूम से उठकर अस्पताल आ गया। प्राइवेट कमरों वाले कभी बागीचे में आकर घास पर इस तरह बैठ गया जैसे मैं अपने किसी मरीज की इयादत के लिए आया हूँ। मैंने दीवार पर निगाह डाली। ये देखकर मैं ठिठक सा गया कि दूसरी मंजिल वाले प्राइवेट कमरा नंबर 11 की खिड़की बंद थी और उसके बिल्कुल ऊपर एसी का पिछला हिस्सा बाहर को निकला हुआ था। इसका मतलब था कि कमरे में एसी चल रहा था, जो रात के वक्त भी चल रहा होगा, और खिड़की बंद होगी और अंदर मुमकिन है चटखनी भी लगी हो। इस मंसूबे पर अमल करते हुए कामयाबी का इम्कान 1% था। अगर खिड़की को चटखनी ना भी लगी हुई तो भी मुझे खिड़की को अंदर की तरफ धकेल कर खोलना पड़ेगा, और कुछ मालूम नहीं कि अंदर भी पुलिस वाले मौजूद हों, क्योंकि मरीज कोई आम कातिल नहीं था बल्कि एक दहशतगर्द था। जैसे पुलिस को तखरीबकारों की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल होने की तवक्को थी। खुली खिड़की में से तो मैं सर जरा सा ऊपर उठाकर देख सकता था कि कमरे में कौन कौन है, लेकिन बंद खिड़की मेरे लिए संगीन हालात भी पैदा कर सकती थी। मैंने रात के वक्त खिड़की में से कमरे में दाखिल होने का मंसूबा तर्क कर दिया और कोई दूसरा मंसूबा सोचने लगा। अस्पताल के 1-2 मुलाजिमों से बातों ही बातों में मैंने ये भी मालूम कर लिया कि दहशतगर्द को फरार होते वक्त पुलिस की 3 गोलियां लगी थीं और उसकी हालत नाजुक है, और कमरे में सिवाय डॉक्टरों, नर्स और पुलिस अफसरों के और किसी को जाने की इजाजत नहीं। उस आदमी ने मुझे ये भी बताया कि अस्पताल का एक मुलाजिम दिन में 2-1 बार सफाई करने कमरे में जाता है। मैं सोच में पड़ गया। उस आदमी ने मुझे ये बिल्कुल नहीं बताया था कि डॉक्टर और नर्स के अलावा अस्पताल का जो भंगी और सफाई करने वाला या चादरें ले जाने वाला मुलाजिम कमरे में जाता है, पुलिस ने उसका शनाख्ती कार्ड बनवा दिया है जिस पर उसकी तस्वीर लगी हुई है, और कमरे में दाखिल होने से पहले अस्पताल के मुलाजिम को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। मैं भंगी बनकर कमरे में नहीं जा सकता था, बल्कि जाना भी नहीं चाहता था। मैं फर्श को पहुंचने वाला लंबा झाड़ू कहां से हासिल करता। दूसरे मेरी शक्ल सूरत भी भंगियों वाली नहीं थी। सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि मैं रात के वक्त 2-4 सफेद चादरें या दवाई की शीशियां लेकर अस्पताल के मुलाजिमों वाला लंबा कुर्ता और सर पर कपड़े की टोपी पहनकर कमरे में दाखिल होने की कोशिश करूंगा। कमरे के बाहर बैठे हुए सिपाहियों से कहूंगा कि मैं अंदर चादरें रखने या दवाई की शीशियां रखने जा रहा हूँ। एक तो मेरा लिबास अस्पताल के मुलाजिमों जैसा होगा, फिर मेरे हाथ में सफेद चादरें या दवाई की शीशियां भी होंगी। पुलिस मुझे कमरे में जाने की इजाजत दे देगी। मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी कि कमरे में दाखिल होने से पहले पुलिस मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए कहेगी। मैंने 2-3 दिन अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों में घूम फिर कर अच्छी तरह से मालूम कर लिया कि अस्पताल के आम मुलाजिम किस किस्म का कुर्ता पाजामा और टोपी पहनते हैं, और दवाइयाँ वगैरह आम तौर पर ये मुलाजिम और नर्सें ताम चीनी की छोटी सी ट्रे में रख कर ले जाते हैं। मैंने बाजार से ताम चीनी की एक ट्रे और दवाइयों की 3-4 सस्ती सी शीशियां खरीद कर उनमें रंगदार पानी भर दिया। एक खुली आस्तीनों वाला कुर्ता पाजामा और वैसी ही टोपी बनवा ली जैसी अस्पताल के मुलाजिम पहनते थे। मैंने इन कपड़ों को थोड़ा मैला भी कर दिया कि ये मालूम ना हो कि अभी अभी दर्जी की दुकान से लाया था। वारदात के लिए मैंने रात के 10 बजे से 11 बजे के दरमियान का वक्त मुंतखब किया। मैं कपड़े और तामचीनी की ट्रे और दवाई की शीशियां एक लिफाफे में डालकर रात के 9:45 बजे अस्पताल में आ गया, और जिस वार्ड की दूसरी मंजिल पर मेरी बीवी के कातिल दहशतगर्द का कमरा था, उसके अकबी बागीचे में आकर बैठ गया। मैं जहाँ बैठा था वहाँ अंधेरा था। छुरी को मैंने घर ही में पत्थर की सिल पर घिस कर खूब तेज कर लिया था और उसे एक लिफाफे में डालकर ले आया। उस रात मैंने पतलून की बजाय आम शलवार कमीज और पाँव में चप्पल पहनी हुई थी। दूसरे लिफाफे में तामचीनी की छोटी ट्रे और दवाई की शीशियां थीं। मैंने वक्त जाया किए बगैर वहां बैठे बैठे अपना कुर्ता उतार कर अस्पताल के मुलाजिमों वाला कुर्ता लिफाफे में से निकाल कर पहना, फिर शलवार उतार कर पाजामा पहना, पाँव में चप्पल वही रहने दी, सर पर कपड़े की टोपी पहन ली, अपना कुर्ता और शलवार लिफाफे में डालकर एक तरफ झाड़ियों में छुपा दिया। तामचीनी की ट्रे में दवाई की शीशियां रख ली, छुरी को लिफाफे में से निकाल कर अपने पाजामे के नेफे में उड़स लिया और बागीचे में से निकलकर बरामदे में बड़े आराम से चलता उस जीने की तरफ बढ़ा जो दूसरी मंजिल वाले प्राइवेट कमरों की तरफ जाता था। मैंने पहले कभी इस किस्म की अदाकारी नहीं की थी, मगर मैंने महसूस किया कि मैं अच्छी अदाकारी कर रहा था। दवाइयों वाली ट्रे हाथ में लिए मैं बड़ी बेफिक्री से सीढ़ियां चढ़ने लगा। रात के 10 बजने वाले थे। दूसरी मंजिल का बरामदा खाली पड़ा था, धीमी सी रोशनी थी। मेरा रुख कमरा नंबर 11 की तरफ था। मैंने दूर से देख लिया कि कमरे के बाहर पुलिस का एक सिपाही स्टूल पर बैठा हुआ है।
राइफल उसने अपने साथ लगाई हुई थी। मुझे यकीन था कि मैं इस सिपाही को धोखा देने में कामयाब हो जाऊंगा। इसके बावजूद मेरा दिल धड़कने लगा था। मैं कत्ल की वारदात करने जा रहा था। अगरचे मुझे एक दुश्मन पाकिस्तान और अपनी बीवी के कातिल को कत्ल करना था, फिर भी ये एक कत्ल था। और इससे पहले आदमी तो दूर की बात है, मैंने कभी किसी चूहे को भी नहीं मारा था। बस एक जज्बा मुझे लिए जा रहा था कि जिस आदमी को मैं कत्ल करने जा रहा हूँ वो मेरी बीवी का कातिल है और वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो मेरे मुल्क का दुश्मन है और उसने इससे पहले अपनी तखरीबी कार्रवाइयों से न जाने कितने बेगुनाह पाकिस्तानियों को हलाक किया है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सिपाही स्टूल पर से उठ खड़ा हुआ। क्या बात है? मैंने कहा, जनाब अंदर मरीज के लिए दवाइयाँ ले जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि रात के राउंड से पहले ये दवाइयाँ अंदर रख दूं। उसने कहा, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। एक बार तो मैं सुन्न होकर रह गया। मुझे मालूम ही नहीं था कि कमरे में दाखिल होने से पहले मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा। मैं यूं ही जेबों में इधर उधर हाथ डालने लगा, फिर कहा, जनाब शनाख्ती कार्ड दूसरे कुर्ते की जेब में रह गया है। सिपाही ने मुझे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ खड़ा कर दिया और मेरी तलाशी लेने लगा। छुरी मैंने पाजामे के नेफे में उड़सी हुई थी। मैंने जरा सा पीछे हटते हुए कहा, जनाब हम अस्पताल के पुराने मुलाजिम हैं, आप मेरी तलाशी किस लिए ले रहे हैं? इस दौरान सिपाही का हाथ मेरी छुरी पर पड़ चुका था। उसने मेरा कुर्ता ऊपर उठाकर छुरी निकाल ली और मुझे वहीं गर्दन से दबोचा और दूसरे सिपाहियों को आवाज दी। अंदर कमरे में से 2 सिपाही जल्दी से बाहर आ गए। क्या बात है हवलदार? वो बोला, इससे छुरी बरामद हुई है मलिक जी, ये किसी को कत्ल करने आया है। उन्होंने मुझे उसी वक्त काबू कर लिया। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि जो सिपाही कमरे से बाहर आए थे और जिन्होंने मुझे अपनी हिरासत में लिया था वो बार बार मुझे गौर से देख रहे थे। आखिर उनमें से एक ने कहा, ये तो बिल्कुल वही है। पहले सिपाही ने कहा, धर्मचंद वही है, लेकिन असल तो अंदर पड़ा है। एक नर्स भी कमरे से आ गई। दूसरे कमरे से 2 डॉक्टर भी निकल कर आ गए। बहुत जल्द ये राज खुल गया कि मैं अस्पताल का मुलाजिम नहीं हूँ, अस्पताल के मुलाजिम का भेस बदल कर वहाँ आया हूँ। पुलिस के एक सिपाही ने, जिसको बाहर वाले सिपाही ने मलिक जी कहकर मुखातिब किया था, मेरी गर्दन पर जोर से मुक्का मारा और गाली देकर कहा, तुम्हें किसने भेजा है ओए? मैं जज्बात में आकर चीख पड़ा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं पाकिस्तान के दुश्मन को, अपनी बीवी के कातिल को कत्ल करने आया हूँ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे अंदर जाने दो। मैं पागलों की तरह बोले जा रहा था। सिपाहियों ने मुझे काबू कर लिया। मेरी गर्दन में कपड़ा डालकर उसे मरोड़कर रस्सी की तरह बना दिया और मुझे खींचते हुए नीचे ले आए। नीचे पुलिस की गाड़ी एक तरफ दरख्तों में खड़ी थी। मलिक साहब ने आवाज देकर कहा, मीर जमान गाड़ी इधर ले आओ, इसे थाने ले जाना है। पुलिस वैन का ड्राइवर पहले ही अपनी सीट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने सिगरेट पीकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से घुमाकर हमारे पास ले आया। मुझे गाड़ी में धकेलते हुए एक सिपाही ने मलिक साहब से कहा, मलिक जी ये दहशतगर्दों का साथी लगता है जो इसे इसलिए कत्ल करने आया है कि वो अपने बयान में दूसरे साथियों का नाम न बता दे। पुलिस मुझे इलाके के थाने में ले आई और मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैं सारी रात मच्छरों और जमीन पर बिछे हुए कंबलों के खटमलों से लड़ता रहा और एक पल भी न सोया। सुबह एक सफेद कपड़ों वाला नौजवान आदमी हवालात में आया। वो भी मुझे घूर घूर कर देख रहा था और मुंह से कुछ नहीं कह रहा था। मैं हैरान भी हुआ कि आखिर ये लोग मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं। और उस सिपाही ने अपने साथी से ये क्यों कहा था कि ये तो बिल्कुल वही है, जिसके जवाब में दूसरे ने कहा, धर्मचंद शबाहत तो वही है लेकिन असल तो अंदर पड़ा है। ये एक मुअम्मा सा था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सफेद कपड़ों वाला नौजवान पुलिस अफसर था और खुफिया का आदमी लगता था। मुझे 2-3 सेकंड घूर कर देखने के बाद वो आदमी उठकर हवालात से बाहर निकल आया और बाहर खड़े कांस्टेबल से कहा, इसे ऊपर मेरे ऑफिस में पहुंचा दो। ये कहकर वो चला गया। मैं दिल बर्दाश्ता था। मेरा सारा मंसूबा खाक में मिल गया था। मैं अपनी बीवी के कातिल और पाकिस्तान के दुश्मन दहशतगर्द को हलाक भी न कर सका था और खुद भी फंस गया था। अब खुदा जाने मुझे कितनी सजा हो। सफेद कपड़ों वाले पुलिस अफसर के जाने के बाद कांस्टेबल हवालात का दरवाजा खोलकर अंदर आया। इस दौरान उसने किसी दूसरे सिपाही को आवाज देकर बुलाया। दूसरा सिपाही हथकड़ी लेकर आ गया। मुझे हथकड़ी लगाई गई और थाने की इमारत की दूसरी मंजिल में एक कमरे में ले गए। ये कमरा ऑफिस था जहाँ वही सफेद कपड़ों वाला नौजवान बड़ी सी मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। आप इसी वक्त आ जाएं। नौजवान सिपाही मुझे लेकर खड़े थे। फोन बंद करके ऑफिसर ने सिपाहियों से कहा, तुम लोग जाओ और इसे हथकड़ी क्यों डाली है, उतार दो हथकड़ी। मेरी हथकड़ी उतार दी गई। पुलिस ऑफिसर ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ अचानक इतना अच्छा सलूक पुलिस ने क्यों शुरू कर दिया। ये राज मेरी अक्ल समझ से बाहर था। मैं तो ये समझ रहा था कि ऊपर पुलिस का टॉर्चर सेल होगा और मुझे छितरोल किया जाएगा, रोलर फिरा जाएगा और खुदा जाने पुलिस किस किस तरह का अजियतनाक तशद्दुद करेगी और मुझसे पूछा जाएगा कि दहशतगर्द को अस्पताल में कत्ल करने के लिए किसने भेजा था, मेरे दूसरे साथी कहाँ पर हैं, वगैरह वगैरह। ये ऐसी बातें थी कि जिनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं था और पुलिस मार मार कर मुझे अधमुआ कर देगी। लेकिन जहां आकर मेरी हथकड़ी भी उतरवा दी गई और मुझे बैठने के लिए कुर्सी भी पेश कर दी गई। ये सिविलियन कपड़ों वाला नौजवान पुलिस ऑफिसर मेरे सामने बैठा मुझको देर तक गौर से देखता रहा।
फिर उसने मेज की दराज में से फाइल निकालकर सामने रखी, उसे खोला और उसमें रखी हुई एक तस्वीर को देखने लगा। वो 1-2 सेकंड तस्वीर को देखता, फिर मुझे देखता। इतने में एक दराज कद पुलिस अफसर जिसने वर्दी पहनी हुई थी कमरे में दाखिल हुआ और अंदर दाखिल होते ही वो भी खड़े होकर मुझे देखने लगा। सिविलियन कपड़ों वाले नौजवान पुलिस अफसर ने वर्दी पोश पुलिस ऑफिसर से पूछा, भट्टी साहब क्यों, क्या ख्याल है? भट्टी साहब मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए और कहा, शाह साहब बिल्कुल वही हुलिया है, उसको छुपा दो, इसको निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ उसकी नाक पीछे से जरा सी ऊपर को उठी हुई है और बाल घुंघराले नहीं है, बाकी हूबहू वही है। सिविलियन लिबास वाले पुलिस ऑफिसर ने, जिसको भट्टी साहब ने शाह साहब कहा था, बोला ये मामूली फर्क है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाह साहब ने फाइल बंद कर दी। कमरे में बड़ी खुशगवार ठंडक थी क्योंकि एसी चल रहा था। शाह साहब अब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि मैं ज़ेरे इलाज दहशतगर्द को किस लिए कत्ल करने आया था। मैंने साफ साफ जो हकीकत थी उसे बता दी। मैंने कहा मैं सिर्फ अपनी बीवी और पाकिस्तान से मोहब्बत की खातिर इस दहशतगर्द को कत्ल करने आया था। मुझे शक था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, ये दुश्मन मुल्क मिल्लत एक न एक दिन रिहा हो जाएगा। चुनाचे मैंने इसे खुद ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया ताकि इसकी इबरतनाक मौत से इसके दूसरे साथियों को पता चल जाए कि पाकिस्तान में ऐसे मुहिब वतन लोग भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले दहशतगर्द को अज खुद नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। आप चाहे यकीन करें या न करें, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने बयान कर दी है। दोनों पुलिस अफसर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे बता रहे थे कि कुछ और ही सोच रहे हैं और उनके जहनों में कोई और ही मंसूबा है। तब मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया कि वो मेरी शक्ल का मुआजना फाइल में रखी हुई किस मुजरिम की तस्वीर से कर रहे थे और वो कौन शख्स है जिसकी शक्ल मेरी शक्ल से मुमासलत रखती है। शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। उसके बाद शाह साहब ने वर्दी पोश ऑफिसर भट्टी से कहा, क्या ख्याल है, चला जाए हेडक्वार्टर? वो बोला, जरूर, बट साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ गया कि ये मुझे पुलिस हेडक्वार्टर ले जाकर मुझे वहाँ तशद्दुद करेंगे, वहाँ टॉर्चर करने और अजियत देने के ताज़ा और जदीद आलात होंगे। दफ्तर से बाहर आते ही मुझे फिर हथकड़ी लगा दी गई। थाने के अहाते में एक पुलिस वैन खड़ी थी, मुझे वैन में बिठा दिया गया। वर्दीपोश थानेदार भट्टी साहब और 2 पुलिस कांस्टेबल मेरे साथ बैठ गए और पुलिस वैन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ी। पुलिस वैन लाहौर शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती हुई एक ऐसे इलाके में आ गई जहां मैं शायद पहले कभी नहीं आया था। बिल्कुल गुमनाम सा गैर आबाद इलाका था। बस इससे ज्यादा मैं आपको इस इलाके के बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबी कार्रवाइयों में लगा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन मुल्क के एजेंटों को इस इलाके के बारे में तफसीलात मालूम हो। इस गुमनाम इलाके में एक इमारत थी। इमारत में एक कमरा था। कमरे में एक सेहतमंद जिस्म वाला गोरा चिट्टा आदमी पतलून और बुशर्ट में मलबूस कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेज पर सामने कुछ फाइलें पड़ी थीं। कमरे में एसी नहीं लगा हुआ था मगर छत ऊंची होने की वजह से कमरे की फजा में ठंडक थी। ये भट्ट साहब थे जिनके बारे में भट्टी साहब ने कहा था कि हेडक्वार्टर में चलना चाहिए, भट्ट साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जानबूझकर भट्ट साहब का नाम नहीं लिख रहा। वो भट्ट साहब भी नहीं थे, उन्हें किसी और नाम से पुकारा जाता था, लेकिन मैं ये सारी शनाख्त नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से यहाँ नहीं लिख रहा। यहाँ भी कमरे में दाखिल होने से पहले मेरी हथकड़ी उतार दी गई थी। बाहर 2 तनोमंद जवान सिविलियन लिबास में खड़े थे। उन्होंने अपना एक हाथ पतलून की जेब में डाल रखा था। साफ मालूम हो रहा था कि उनकी जेबों में पिस्तौल हैं और वो कमांडो टाइप के गार्ड्स हैं जो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर हैं। भट्ट साहब ने मेरे लिए ठंडा मशरूब मंगवाया। मैंने हिम्मत करके उनसे भी पूछ लिया कि आखिर मेरी ये खातिरदारी किस लिए की जा रही है। क्या वो ठंडा मशरूब पिलाकर मुझ पर तशद्दुद करने का इरादा रखते हैं? भट्ट साहब मुस्कुराए, कहने लगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। शाह साहब दफ्तर से चलते वक्त वो फाइल अपने साथ ही लेते आए थे जिसमें वो पुरस्कार तस्वीर या फोटो थी जिसे देखकर वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, यानी जिसकी फोटो से मेरी शक्ल का मुआजना किया जा रहा था। उन्होंने भट्ट साहब के आगे फाइल खोल कर रख दी। वो खुद भी कुर्सियों पर बैठ गए और मुझे भी कुर्सी पर बिठा दिया। भट्ट साहब ने फाइल में से फोटो उठाई और उसे देखने लगे। ये बड़े साइज की कलर्ड फोटो थी। दूर से मैं सिर्फ इतना ही देख सका था। एक आदमी मेरे लिए और भट्ट साहब और भट्टी साहब के लिए ठंडे मशरूब के गिलास लेकर आ गया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था। खामोशी से ठंडा मशरूब पीने लगा जिसने मेरे जिस्म में थोड़ी सी तवानाई बहाल कर दी। पुलिस ऑफिसर भट्ट साहब ने फोटो फाइल में रख कर बंद कर दी और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे माँ बाप कहाँ हैं, बच्चे कितने हैं और मैं लाहौर में क्या काम करता हूँ। मैंने मुख्तसर अल्फाज में अपनी जिंदगी के सारे हालात बता दिए। जब उन्हें पता चला कि मैंने मॉरिशस आइलैंड के जिस कॉलेज में BA किया था वहाँ मैंने हिंदी और थोड़ी बहुत संस्कृत जबान भी सीख ली थी, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखा। भट्ट साहब ने मुझसे पूछा, क्या तुम हिंदी जबान लिख लेते हो? मैंने कहा, जी हाँ, लिख लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ। कोई संस्कृत बोल रहा हो तो उसका मफहूम जरूर समझ जाता हूँ, लेकिन लिख पढ़ नहीं सकता। भट्ट साहब के मुंह से बेख्तियार निकल गया, उसकी जरूरत भी नहीं। मैंने कहा, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भट्ट साहब मुस्कुराए और बोले, वक्त आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा।
भट्टी साहब, इन्हें ले जाकर नाश्ता करवाइए, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। भट्टी साहब और शाह साहब मुझे लेकर भट्ट साहब के कमरे से बाहर आ गए। इस बार मुझे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। वैगन में बैठने के बाद सिर्फ मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। सिपाही मेरी आंखों पर पट्टी बांधने लगा तो मैंने कहा, मैं कोई दुश्मन का जासूस या तखरीबकार नहीं हूँ। आप मेरी आंखों पर पट्टी किस लिए बांध रहे हैं? सिविलियन कपड़ों वाले पुलिस ऑफिसर शाह साहब बोले, कोई वजह तो होगी जिसके लिए हम पट्टी बांध रहे हैं, तो मैं एतराज न करूं। आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि पुलिस की गाड़ी लाहौर की किन सड़कों पर से होती हुई किस तरफ जा रही है। गाड़ी कभी एक सड़क पर चलती, कभी मोड़ काट कर दूसरी सड़क पर और वहां से तीसरी सड़क पर आ जाती। काफी देर तक ये सफर जारी रहा। फिर ऐसा लगा जैसे गाड़ी कच्ची सड़क पर चल रही हो। बाहर दूसरी गाड़ियों की आवाजें भी नहीं आ रही थी। ये बड़ा खामोश सा इलाका था। एक जगह रेलगाड़ी के डीजल इंजन के हॉर्न की आवाज भी सुनाई दी। ये आवाज काफी दूर से आती मालूम हो रही थी। उसके बाद फिर खामोशी छा गई। सिर्फ पुलिस वैन के इंजन और टायरों के कच्ची सड़क पर चलने की आवाज आ रही थी। वैगन एक तरफ घूमी और थोड़ी दूर चलने के बाद रुक गई। मुझे एक सिपाही ने सहारा देकर वैगन से नीचे उतारा। भट्ट साहब की आवाज आई, इसे ऊपर ले जाकर नाश्ता करवाओ। मैं नाबीनाओं की तरह सिपाही का बाजू पकड़कर उसके साथ साथ कदम कदम चल रहा था। मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी काले रंग के कपड़े की थी और इस तरह बांधी गई थी कि मैं कोशिश के बावजूद कुछ भी नहीं देख सकता था। एक जगह सीढ़ियां चढ़कर हम दूसरी मंजिल पर आ गए। जब मुझे एक कमरे में लाकर चारपाई पर बिठा दिया गया तब मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। मैंने आंखों को हाथों से मलने के बाद देखा कि मैं एक छोटे से कमरे में हूँ। ये कमरा पुलिस का कोई टॉर्चर सेल या हवालात नहीं है। छत के साथ लगा पंखा चल रहा था। कोने में चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। दीवार के साथ मेज कुर्सी लगी थी। दोनों सिपाही मुझे वहां छोड़कर चले गए। दरवाजे को वो बाहर से लॉक कर गए थे। मैंने उठकर खिड़की खोलनी चाही मगर खिड़की को भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। छत के साथ आमने सामने दो रोशनदान थे जिनमें से दिन की रोशनी और ताजा हवा अंदर आ रही थी। कमरे के कोने में भी एक छोटा सा दरवाजा था। मैंने उसका हैंडल घुमाया तो वो खुल गया। ये मुख्तसर सा बाथरूम था। वहाँ टूथपेस्ट, प्लास्टिक के केस में बंद नया टूथब्रश, साबुन और नया तौलिया सब सामान मौजूद था। मैंने गुस्ल खाने का दरवाजा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि मुअम्मा क्या है। ये मुअम्मा मुझसे हल नहीं हो रहा था। मुझे आरामदेह कमरा मुहैया करके, मुझे नाश्ता करवा के, कोको कोला पिलाकर मुझसे बरादराना सलूक भी हो रहा था और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझसे ऐसा सलूक भी हो रहा था जैसे मैं कोई भारतीय जासूस हूँ। फाइल में लगी हुई किसकी फोटो के साथ मेरी शक्ल का मुआजना किया जा रहा था। ये बात भी मेरी समझ से बाहर थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।